हेलो एवरीवन, मैं सर संदीप राजभर। आज के स्टूडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सर नेम जो हम लोग अप्लाई करते हैं। नेम के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बन चुका है और एक मैंने स्पेसिफिक वीडियो बना दिया है कि नेम को ट्रैक कैसे करते हैं कि वो अप्रूव हुआ नहीं हुआ, वो अलग चीज़ है। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि सर हम लोग हाउ टू आइडेंटिफाई कि हमको कौन सा नाम मिलेगा या नहीं मिलेगा। जैसे अगर आप कभी भी किसी प्रोफेशन से बात करो, कभी किसी CS को फ़ोन करोगे और पूछो कि भैया मेरा ये वाला नेम है, अब बता दो ना ये नेम मिलने का क्या चांसेस है। देखो कोई भी इंसान गारंटी नहीं दे सकता है, 100% गारंटी कोई नहीं दे सकता है इस दुनिया में। क्यों? क्योंकि जब भी ह्यूमन जजमेंट आता है ना बॉस, मेरा जजमेंट कुछ और हो सकता है, सामने वाले बंदे का जजमेंट कुछ और हो सकता है। तो एक रीजनेबल एश्योरेंस कोई भी दे सकता है कि हाँ ये नाम मेरे को लगता है कि ये नाम आपको मिल सकता है, बट 100% गारंटी इज इम्पॉसिबल एट ऑल। ठीक है, एक ऑडिटर भी बैलेंस शीट ऑडिट करता है तो वो भी रीजनेबल एश्योरेंस देता है, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकता, बिकॉज भाई ह्यूमन एरर हो ही सकता है। ठीक है, मेरे को लग रहा है कि ये नेम मिल सकता है, हो सकता है अथॉरिटी को लग रहा हो कि यार ये नेम दे देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, पॉसिबल है। ठीक है, बट स्टिल जो एक्ट मैंने पढ़ा है वही एक्ट उस अथॉरिटी के पास भी है, क्योंकि एक्ट ना मैं बनाता हूँ ना वो बनाता है। एक्ट कौन बनाता है? पार्लियामेंट बनाता है। ठीक है, पार्लियामेंट ने एक्ट बना दिया और मेरे को भी वही कानून पालन करना है, उसको भी वही पालन करना है। तो उस सेम चीज़ को अगर मैं फॉलो करूँ तो मैं भी उसी जजमेंट पे आऊँगा जो जजमेंट वो देगा। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट वी कैन डू कि हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि भैया क्या क्या प्रॉब्लम है और किस तरीके से आपको उस नेम को फाइंड आउट करना है, और क्या क्या मिस्टेक होने पे आपको नेम नहीं मिलता है, क्या क्या मिस्टेक होने पे, क्या क्या पॉइंट्स होने पर आपको नेम में प्रॉब्लम आता है। ठीक है, रिसबमिशन वगैरह क्यों आता है। तो इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो मैं इस बात की गारंटी दे दूंगा कि आप भाई इतना समझ जाओगे कि नेम चूज कैसे करते हैं। ठीक है, स्क्रीन पे आता है, देखो कभी भी किसी कंपनी का अगर आप नेम चूज करने जा रहे हो ना, नेम फाइंड आउट करने जा रहे हो ना, एक सेकेंड प्लीज होल्ड। मान लो आप नेम फाइंड आउट करने जा रहे हो, एक कंपनी है, आपको बनाना है ABC लिमिटेड। ठीक है, ये कंपनी आपको बनाना है, प्राइवेट लिमिटेड या फिर जो भी रखना है आप रख लो। आपको एक कंपनी बनानी है, इस नेम पर आपकी ऑलरेडी कंपनी है, तो ये नेम आपको नहीं मिलने वाला, ये मैं गारंटी से दे सकता हूँ। क्यों? अब आप कुछ बोलोगे कि भैया मेरा नाम जैसे मान लो राहुल है। ठीक है, मान लो मेरा नाम क्या है? राहुल है, और मैं चाहता हूँ कि राहुल प्राइवेट लिमिटेड में अपने नाम पे एक कंपनी खोलना चाहता हूँ, और इसी सेम नाम का कोई और बंदा आया, वो ऑलरेडी एक कंपनी खोलकर बैठ गया, राहुल प्राइवेट लिमिटेड। अब मैं इस बात पे नहीं झगड़ा कर सकता हूँ कि सर मैं देर से पैदा हुआ, इसका मतलब मेरे को देर से पता चला, तो मेरे को ये क्या मतलब हुआ सर, ये जो बंदे ने पहले से कंपनी बना के रखा है वो मेरे से 20 साल पहले पैदा हो गया, तो उसको पहले पता था, उसने पहले नाम रिजर्व कर लिया, इसका मतलब मेरे को वो नाम नहीं मिल सकता है। आंसर इज नहीं मिल सकता है। क्यों नहीं मिल सकता है? क्योंकि आज आपके पास भी वही अपॉर्चुनिटी है जो 20 साल पहले उसके पास अपॉर्चुनिटी थी। आप भी आज जो नाम चूज करोगे ना, वो नाम सिर्फ और सिर्फ आपके पास रहेगा। अब इससे प्रॉब्लम होता है क्या? पहले क्या होता है ना, बहुत इजी नाम मिल जाता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपनियां नहीं थी, कम थी, तो आप जो चाहते थे मनमाना नाम मिलता था। अब क्या हो रहा है, अब ऑलरेडी कंपनियां बहुत ज़्यादा है और हर कोई कुछ ना कुछ, आपको हर नेम यूनिक होना चाहिए, कॉमन नेम अलाउड नहीं है। जो नेम उसकी कंपनी का मेरी कंपनी का सेम होगा तो अलाउड नहीं होगा। अब क्या होता है, देखो अगर मैं रूल के हिसाब से बात करूं, ये मेरा खुद का बोला हुआ नहीं, ये एक्ट का बोला हुआ है। नेम विच रिजेंबल टू नियरली विद द नेम ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी, ये सारी चीज़ें ना आपकी एग्जिस्टिंग कंपनी के साथ अगर मैच करती हैं तो आपको वो मान लिया जाए कि ये नेम ऑलरेडी मैच कर रहा है। ठीक है, मैं सॉल्यूशन बताऊंगा वीडियो के एंड में, मैं एक सॉल्यूशन बताऊंगा कि इस सॉल्यूशन को यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, आप जो चाहे वो बिजनेस कर सकते हो, जो नाम से आप बिजनेस करना चाहो कर सकते हो। जैसे पहला क्या है, नेम अप्लाई टू बी शैल बी डीम टू बी रिजेंबल मान लिया जाएगा इफ, मान लो कंपनी में क्या करो ना, तुम थोड़ा सा बुद्धि लगा के वर्ड लाइक प्राइवेट लिमिटेड, इन सभी चीज़ों की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, सिंगुलर या फिर प्लूरल कर दे रहे हो, किसी का नाम है रिलायंस और लास्ट में यस लगा दे रहे हो, एप्पल नाम है एप्पल्स कर दिया, सर उसका नाम एप्पल है, मेरा एप्पल्स है, अलाउड होगा? नहीं अलाउड होगा। ठीक है, एप्पल को एप्पल्स कर दोगे, प्लूरल कर दोगे, नहीं अलाउड होगा। आप कंपनी में उसके सर उसके में तो लिमिटेड लगा हुआ है, मेरे में प्राइवेट लिमिटेड लगा हुआ है, ये अलग नहीं माना जाएगा। ठीक है, या फिर मेरे कंपनी में प्रोड्यूसर लिमिटेड लगा है, उसके में PVT LTD लगा है, मेरे में PRIVATE लगा हुआ है, नहीं माना जाएगा। कि माना जाएगा कि दोनों सेम कंपनी है। ठीक है, दोनों सेम नेम है और ये नेम आपको नहीं मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट राइट। अब देखो इलस्ट्रेशन भी करके यहाँ पे दिया हुआ है, मेरा खुद का नहीं, ये गवर्नमेंट का दिया हुआ है। देखो ग्रीन टेक्नोलॉजी लिमिटेड इज द सेम एज ग्रीन टेक्नोलॉजी लिमिटेड। अब देखो यहाँ पे क्या है, ग्रीन और ग्रीन से स्पेलिंग दिख रहा है, सिर्फ लास्ट में S लिखा हुआ है, तो ये भी आपको ग्रीन टेक्नोलॉजी, अब देखो स्पेलिंग देखो GREEN कर दिया गया है, सॉरी यहाँ पे भी है, ग्रीन टेक्नोलॉजीज कर दिया गया है,
स्पेलिंग दिख रहा है, यहाँ टेक्नोलॉजी है, यहाँ टेक्नोलॉजी, यहाँ टेक्नोलॉजीज कर दिया गया। सिंगुलर को प्लूरल कर दिया आपने, जो नेम था उसमें यस लगा दिया, यस लगा दिया, आई यस लगा दिया, कोई भी कुछ भी अगर प्लूरल कर रहे हो नहीं मिलेगा। प्रताप टेक्नोलॉजी लिमिटेड है, यहाँ देखो प्रताप टेक्नोलॉजी या प्रताप टेक्नोलॉजीज लिमिटेड नहीं मिलेगा। SM कंप्यूटर्स है, सेम एज SMS कंप्यूटर। अब तुम बोलोगे कि सर ये SM कंप्यूटर और SMS कंप्यूटर तो दोनों अलग अलग लग रहा है। अब तुमको लग रहा होगा सेम अलग अलग है, बट SM कंप्यूटर सेम साउंड कर रहा है SMS कंप्यूटर से रिलेटेड, इसीलिए ये नाम आपको नहीं मिल सकता है। ठीक है, एकदम क्लियर पॉइंट है। यहाँ पे भी आपने यस लगा दिया, SM को बोल दिया कि प्लूरल कर दिया, हमने SM में प्लूरल कर दिया, सर मिलेगा नहीं मिलेगा, दिस इज इम्पॉसिबल, अलाउड ही नहीं है। टाइप एंड लेटर, केस ऑफ लेटर, स्पेसिंग बिटवीन लेटर। अब मान लो तुम क्या कर रहे हो, थोड़ा सा और दिमाग लगा रहे हो, कोई ऑलरेडी कंपनी है ABC लिमिटेड है, ठीक है, ABC लिमिटेड है। अब तुम क्या कर रहे हो सर A.B.C लिमिटेड करना चाहते हैं, या फिर A स्पेस B स्पेस C करना चाहते हैं, अलाउड नहीं है। ठीक है, साफ साफ मना कर दिया गया। नेक्स्ट देखो टीम वर्क लिमिटेड है। अब टीम वर्क में team@work कर रहे हो, तुम बोलो सर team@work है मेरा, उसका तो हाइफन है, या फिर हम हाइफन लगा के अलग कर रहे हैं, @ लगा के अलग कर रहे हैं, अलाउड नहीं है। आप लगा लो लेकिन वो नाम आपको मिलेगा ही नहीं। ठीक है, वो अलग नहीं माना जाएगा, वो सेम माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि वो रूल्स में लिखा हुआ है, और जो रूल्स में लिखा है वो मेरे को भी मानना है और वो गवर्नमेंट को भी मानना है। ठीक है, इस रूल को अगर वो वायलेट करके अप्रूवल करता है ना, प्रॉब्लम पता है क्या है, उसको आंसर देना पड़ेगा कि क्यों उसने इस नाम को अप्रूव किया है। क्योंकि आज नहीं तो कल उसको पकड़ा जाएगा कि भैया तुमने ये कानून का उल्लंघन कैसे किया, जो तुमको जिस चीज़ का पावर नहीं है वो चीज़ तुमने एक्सेस दिया कैसे। ठीक है, नेक्स्ट यूज डिफरेंट टेंस इन वन ऑफ द। अब देखो तुमने क्या बुद्धि लगाया, टेंस बदल देते हैं। ठीक है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर अलग अलग टेंस में लेकर आ रहे हो तुम। एसेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड सेम एज एसेंट्स एसेंडेड। अब देखो ईडी लगा दिया, सॉल्यूशंस लिमिटेड, एसेंडिंग सॉल्यूशंस लिमिटेड। ठीक है, स्पीक इंग्लिश सॉल्यूशन लिमिटेड एक कंपनी है, अब इसको तुमने बता दिया स्पोकन इंग्लिश सॉल्यूशन लिमिटेड, दोनों सेम माना जाएगा एंड दोनों ये भी नेम आपको नहीं मिलेगा। क्लियर? तो आप टेंस बदल दे रहे हो, आप स्पेस बदल दे रहे हो, थोड़ा स्पेस लगा रहे हो, डॉट लगा रहे हो, @ हाइफन लगा रहे हो, आप सिंगुलर को प्लूरल कर रहे हो, आपको वो सारे नेम्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो ऊपर में था क्या कुछ, यूज ऑफ डिफरेंट फैंटोनिक स्पेलिंग्स इंक्लूडिंग। अब देखो तुमने क्या कर रहे हो, तुम अलग दिमाग लगा रहे हो, स्पेलिंग को थोड़ा सा ना मैनिपुलेट करना चाहते हो, बोल रहे हो कि एक काम करते हैं, ये जो नाम है देखो CHEMTECH लिमिटेड है, अब देखो स्पेलिंग क्या चेंज करो, CHEMTEC, स्पेलिंग बदल दिए ना, थोड़ा सा अलग कर दिए, CHEMTEK। अब इस चेंजेस की वजह से तुम बोलोगे कि सर देखो ना अलग अलग एग्जाम्पल दिया है, CEMTECH, CEMTEK, अब देखो KEMTECH। अब तुम बोलोगे कि सर ये सारा तो अलग अलग नेम है, तुम्हारे हिसाब से अलग है, लेकिन माना जाएगा कि ये सारा सेम नेम है, एंड ऑन दैट ग्राउंड आपको वो नेम नहीं दिया जाएगा, दिस इज नॉट अलाउड। ठीक है, आप ये नाम देख के ही बोल दोगे कि भैया आप थोड़ा 19-20 करके सोच रहे हो कि नाम मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। रूल्स में स्पेसिफिकली इलस्ट्रेशन के साथ दे दिया गया भैया कि भाई इस तरीके से नाम हम नहीं देंगे, तो नहीं देगा वो। देखो BK लिमिटेड जो भी है, तो BK लिमिटेड, अब देखो BK लिमिटेड है इनका, BKKAY, ऑलरेडी एक कंपनी है, अब तुम उसको BK लिमिटेड बना रहे हो, साउंड जो है सेम आ रहा है ना, BK लिमिटेड। ठीक है, B रख के K लिमिटेड, साउंड सेम कर रहा है ना, स्पेलिंग देखो चेंज कर रहे हो तुम, BEKAY, BK लिमिटेड। अगर साउंड भी सेम करता है तो भी आपको नेम नहीं मिलेगा, दिस इज नॉट अलाउड। ठीक है, यूज ऑफ होस्ट नेम सच एज www, डोमेन एग्जिस्टिंग, नेट, org.com बोथ। अब ये सब तुम नाम यूज करना चाहते हो, जैसे देखो अल्ट्रा साउंड्स लिमिटेड बोलकर एक कंपनी है, तुम यूज कर रहे हो अल्ट्रा सॉल्यूशन कंपनी है, तुम यूज कर रहे हो ultrasolution.com लिमिटेड, नहीं मिलेगा। ultrasolution.com लिमिटेड भी आपको नहीं मिलेगा, दिस इज अगेन नॉट अलाउड। वाई? क्योंकि एक्ट में स्पेसिफिकली बोल दिया कि भैया अगर आप .com और org NET वर्ड यूज करो, ये सब www ये सब यूज कर रहे हो, हम नहीं देंगे। देखो सुप्रीम अल्ट्रा सॉल्यूशन लिमिटेड है, इज नॉट द सेम एज ultrasolutions.com लिमिटेड। अच्छा, यहाँ पे देखो सुप्रीम अल्ट्रा सॉल्यूशन लिमिटेड वर्ड कंपनी का नाम है सुप्रीम अल्ट्रा, लेकिन ये सेम नहीं होगा ultrasolution.com लिमिटेड, ये दोनों अलग अलग मान लिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ब्रांड वैल्यू क्या रहा है, सुप्रीम अल्ट्रा सॉल्यूशन, यहाँ पे क्या है ultrasolutions.com लिमिटेड, ये एक अलग नाम मान लिया जाएगा एंड ये नाम आपको मिल सकता है।
अगर इस कॉम्बिनेशन में अगर आप आ रहे हो तो ये नेम आपको मिल सकता है, बट अदरवाइज आपको नहीं मिलने वाला। ठीक है। द ओल्डर ऑफ द वर्ड इन द नेम, जैसे रवि बिल्डर एंड कॉन्ट्रैक्टर्स लिमिटेड, ज़्यादा पता चला क्या, रवि बिल्डर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स लिमिटेड इज सेम एज रवि कॉन्ट्रैक्टर्स एंड बिल्डर्स लिमिटेड। अब देखो ये नेम देख के पता चला है ना कि भैया ये नाम तो हमको मिल जाना चाहिए, नहीं मिलेगा। आपको बोल दिया रवि बिल्डर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर, ये अलग अलग नाम है, रवि बिल्डर एंड कॉन्ट्रैक्टर तीनों है, यहाँ पे आप रवि कॉन्ट्रैक्टर बिल्डर्स कर दिए, नाम को आप बस सफल कर दे रहे हो, आप बोल रहे हो कि अलग नाम है, नहीं वो अलग नाम नहीं है, वो नाम नहीं मिलेगा। आप 1000 रुपया दो, चेक करवाओ, रिजेक्ट हो जाएगा। रवि बिल्डर एंड कॉन्ट्रैक्टर्स लिमिटेड इज नॉट द सेम एज रवि शंकर बिल्डर एंड कॉन्ट्रैक्टर्स लिमिटेड। अब देखो रवि शंकर वर्ड यूज कर दिए तो यूनिक हो गया, रवि बिल्डर्स था तो नहीं मिल रहा था, लेकिन रवि शंकर बना दिए तो मिल जाएगा अब। ठीक है, तो आपको कुछ यूनिकनेस डालना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, यूज ऑफ द डिफाइंड और इनडिफाइंड आर्टिकल इन वन और बोथ नेम, जैसे ये ज़्यादा चला गया, प्लीज़ वेट। ये सब चीज़ का आपको ध्यान रखना होता है ब्रांड को सेलेक्ट करते समय। इसको भी चूज़ करने से पहले आपको ये चेक करना होगा कि गूगल पे मतलब कोई ऑलरेडी फेसबुक पेज है कि नहीं, उस पर कोई यूट्यूब है कि नहीं, उसका सोशल कोई ऑलरेडी सोशल पेज बना हुआ तो नहीं है, ये भी आपको चेक करना है। इसके अलावा आपको ये भी चेक करना है कि उसका डोमेन अवेलेबल है कि नहीं, ट्रेडमार्क अवेलेबल है कि नहीं, उसका नाम अवेलेबल है कि नहीं। तो आज के डेट पे कंपनी का नाम ढूंढना ना सबसे ब्रेनस्टॉर्मिंग काम है, सबसे ज़्यादा खतरनाक काम है, क्योंकि सही नाम मिल पाना मुश्किल है अब। ठीक है, ऑलरेडी बहुत अच्छा नाम जो था वो ऑलरेडी लोग ले चुके हैं, अब उन बचे कुछ में से एकदम हीरा छाट के निकालना है आपको, बहुत टफ काम हो जाता है। कॉन्जेनियल टूर्स लिमिटेड इज सेम एज कॉन्जेनियल टूर्स लिमिटेड और कॉन्जेनियल जो भी है टूर्स लिमिटेड। ठीक है, ईशा इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज नॉट सेम एज अनीशा इंडस्ट्री लिमिटेड। देखो ईशा इज नॉट सेम एज अनीशा, अनीशा आप रख सकते हो, बट ईशा अगर आप रखना चाहो तो वो आपको तो नहीं मिलने वाला। ठीक है, नेक्स्ट, कलर टेक्नोलॉजी लिमिटेड इज सेम एज कलर टेक्नोलॉजीज। अब यहाँ पे वही प्लूरल सिंगुलर में आप काम किए हो तो भी आपको नहीं मिलेगा। ये इतना तेज क्यों मूव कर रहा है अचानक से, जो भी है, मेरा ये काम नहीं है, मेरा दिमाग लगाने का काम नहीं है सब। वैसे मेरे को इस राइटिंग टैब में आज तक प्रैक्टिस नहीं हुआ और पता नहीं होगा भी कि नहीं। ठीक है, लिखना ही कितना पड़ता है मेरे को। डिस्क सॉल्यूशन लिमिटेड इज सेम एज डिस्क सॉल्यूशंस लिमिटेड बट नॉट सेम एज डिस्को सॉल्यूशंस लिमिटेड। अब देखो डिस्क इज डिफरेंट, डिस्को इज डिफरेंट। तो अगर आपका यहाँ पे देखो सी दिख रहा है और यहाँ पे के दिख रहा है, तो आप बोलोगे तुम सर उसका तो DISC है, मेरा DISK है, मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। ठीक है, इतना इलस्ट्रेशन देखने के बाद हम लोग ऑलरेडी समझ जाते हैं कि ये नेम आपको नहीं मिलने वाला, बट फिर भी कभी कभी क्लाइंट बोलता है कि नहीं आपको यही नेम चाहिए, आप अप्रूव कराओ। अब बोलेंगे, हम बोल दिया कि भाई नहीं मिल सकता है, अब वो बंदा बोलेगा कि ठीक है हम किसी और के पास जाएंगे, जाओ। एंड 99.9% केसेस में होता है क्लाइंट किसी और के पास जाता है, वो नेम अप्रूवल के लिए डालता है, पैसा 1000 रुपये लगाते हैं और फिर रिजेक्ट हो जाता है, फिर वापस आते हैं, भैया आप तो सही बोले थे नहीं मिलेगा, हमको नहीं मिला, हमें बोला तो था नहीं मिल सकता है, बट अब नहीं मानना है तो नहीं मानना है। नाउ कंप्लीट ट्रांजेक्शन ट्रांसलेशन जो भी है हिंदी इंग्लिश का अगर अनुवाद करके आप लेके आ रहे हो कि भैया उसका नाम हिंदी में ये है, इंग्लिश में ये है। अभी देखो नेशनल इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड इज ए कंपनी, अब उसको नेशनल की जगह तुम क्या कर रहे हो, राष्ट्रीय मान लो, राष्ट्रीय विद्युत निगम। बोला जाएगा कि भैया ये सेम है, नेशनल इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन इज राष्ट्रीय विद्युत निगम, बिल्कुल सेम माना जाएगा क्योंकि हिंदी को इंग्लिश किया है तुमने। ठीक है, हाइक कंस्ट्रक्शन को सेम नहीं मिलेंगे, हाइक निर्माण लिमिटेड, हाइक कंस्ट्रक्शन। अब हाइक कंस्ट्रक्शन इज डिफरेंट, निर्माण इज डिफरेंट, हाइक कंस्ट्रक्शन एंड हाइक निर्माण बोथ आर डिफरेंट कंपनी, ये मान लिया जाएगा। ठीक है, तो बेस्ड ऑन अगर आप सारा इलस्ट्रेशन अच्छे से पढ़ के समझते हो ना, एक एक को पकड़ के समझते हो, तो आप भी समझ आओ कि आपको नाम मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। ठीक है, या फिर अगर आप किसी क्लाइंट को कंसल्ट कर रहे हो तो आप आराम से उसके बेसिस पे कंसल्ट कर पाओ कि देखो इलस्ट्रेशन दिया गया है और इस इलस्ट्रेशन के बेसिस पे आपको नाम नहीं मिलना है तो नहीं मिलेगा, आप भी कुछ नहीं कर सकते, हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन दूंगा, एक अल्टरनेट सॉल्यूशन दूंगा मैं आपको। addition of the name of place of existing name which does not contain the name of any place। जैसे if क्या है, Salvage Technologies Limited is an existing name is the same as Salvage Technologies Delhi
एंड साल्वेज टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अब ये जो है ये सेम, अब किसी स्टेट का नाम लगा दिए, कोई ऑलरेडी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, तुम रिलायंस कोलकाता इंडस्ट्रीज लिमिटेड कर दिए या फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज कोलकाता लिमिटेड कर दिए, तो तुम क्या करना चाहते हो? अब यहाँ पे क्या होना, फ्रॉडुलेंट दिमाग लगा रहे हो आप। इसका मतलब आप चाह रहे हो कि हम रिलायंस का ब्रांड यूज़ करेंगे और दिखाएंगे कि रिलायंस का ये है कोलकाता वाली ब्रांच है, तो इसका मतलब क्या, लोग तो बेवकूफ़ बन जाएंगे कि भाई अरे वही कंपनी है, कलकत्ता वाली ब्रांच है, तो यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए इस नेम को आपको अलाउ ही नहीं किया जाता है। रेट्रो फार्मास्यूटिकल रांची लिमिटेड इज नॉट सेम एज रेट्रो फार्मास्यूटिकल चेन्नई लिमिटेड। ठीक है, ये दोनों डिफरेंट। अब ये देखो, ये ऑलरेडी एक कोई ऐसी कंपनी है जिसका स्पेसिफिक स्टेट है, वो अब हम अलग कंपनी बना रहे हैं जिसका अलग स्टेट के नाम पे बना रहे हैं, सो ये अलग अलग मान लिया जाएगा। अब देखो यार, अगर ये एक्ट इलस्ट्रेशन गवर्नमेंट नहीं दिया होता, अगर मैं अपने मन से बताता तो आप बोलते यार क्या बकवास कर रहा है तुम, उठ पटांग बात बोल रहा है। बट ये इलस्ट्रेशन गवर्नमेंट नहीं दिया, मैंने आपको पीडीएफ अटैच कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हो। और अगर एमसीए के अंदर आप सर्च करना चाहो तो आप रूल सर्च कर सकते हो, नेम टू रिजेंबल वगैरह रूल्स जो है वो आप देख सकते हो। ठीक है, एडिशन, डिलीशन, मॉडिफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, जो भी ये सब चीज़ काम करना चाहते हो, जैसे थंडर सर्विस लिमिटेड इज सेम एज थंडर 11 सर्विसेज लिमिटेड। अब देखो, थंडर सर्विस और थंडर 11 सर्विसेज दोनों सेम मान लिया जाएगा। स्टाइल जर्मन क्या है, गारमेंट्स 11 लिमिटेड इज सेम एज स्टाइल गारमेंट्स लिमिटेड एंड स्टाइल 12। अब तुम वो स्टाइल गारमेंट्स 11 लिमिटेड है, तुम स्टाइल गारमेंट रख रहे हो, नहीं मिलेगा। स्टाइल 12 कर दिए, नहीं मिलेगा। 13, 14 नंबर लगा रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अल्टीमेट मतलब यही है। One of the power equipment limited is not the same as one power equipment if 111 represent as brand। देखो, अब ये एक important point है, 111 power equipment limited, 111 power equipment limited is not same as one power equipment limited, ये दोनों अलग अलग मान लिया जाएगा। if 111 represent अब ब्रांड, अगर ये 111 इनका ब्रांड को दर्शाता है, मतलब मान लो इनका ट्रेडमार्क है या फिर इनका ब्रांड दिखा रहा है 111, तो आपको 1 पावर के रूप में मिल सकता है कंपनी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखो, वन मोर थिंग, प्रोवाइडेड दैट, अब जितना हम लोग पढ़ा था ना वो सब कुछ आपका मिल सकता है नाम, अगर आपको नो ऑब्जेक्शन मिल जाए बाय वे ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन हैज बीन प्रोवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग कंपनी। अगर आपको एग्जिस्टिंग कंपनी बोर्ड रेजोल्यूशन से अगर आपको एनओसी दे देती है तो फिर तो सर आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तब तो आप वो कंपनी बना सकते हो। ठीक है, अब ये तो आपका नियरली टू रिजेंबल था, जो मान लिया जाता है कि ये नाम आपको नज़दीक वाला नाम मिलेगा, कि ये नाम है जो शायद उस कंपनी से मैच करे, एग्जिस्टिंग कंपनी से मैच करने वाला नाम है। ट्रेडमार्क के साथ जब भी कोई नाम कन्फ्लिक्ट करता है ना, मान लो एक ट्रेडमार्क है पागल, मान लो एक ट्रेडमार्क है पागल, अरे मानना है सच में नहीं है कोई पागल वाला, पागल बोलकर एक ट्रेडमार्क है। अभी ये पागल ट्रेडमार्क क्या हो रहा है ना, एक कोई ऑलरेडी आप कंपनी खोलना चाहते हो, पागल टेक प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, पागल टेक प्राइवेट लिमिटेड आप कंपनी खोलना चाहते हो, ट्रेडमार्क ऑलरेडी पागल है ना, और उसी क्लास में जिस क्लास में आप बिजनेस खोलना चाहते हो, ये ट्रेडमार्क के ऊपर आपको नाम नहीं मिलेगा। अभी क्या होता है, कुछ लोग पता नहीं कैसे करके उटपटांग हरकतों से नाम ले लेते हैं कि भैया मेरे को चाहिए नाम, हमको करना होगा, पता नहीं कैसे करते हैं, बट मान लो वो लोग नेम ले रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब प्रॉब्लम क्या होगा ना, अगर आप इस तरीके का कोई भी उटपटांग काम करते हो जिसमें आपका ट्रेडमार्क से साथ मैच कर रहा है ना, फिर भी आप ले रहे हो, पॉइंट इज आप ले तो लोगे, आने वाले किस तरीके से मतलब फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं, मतलब वो क्या बोलते हैं, एनओसी बनाते हैं, फ्रॉडुलेंटली डॉक्यूमेंट पूरा फॉर्जरी वाला काम करके डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, ताकि सीआरसी को लगे कि मेनली क्या बोलते हैं ये कंपनी जो है जेन्युइन है, और सॉरी ये ट्रेडमार्क का जो एनओसी है वो जेन्युइन है, और उसके बेसिस पे अप्रूवल मिल जाए। ठीक है, अब जैसे ही ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई करोगे ना, ट्रेडमार्क आपको मिल जाएगा ना आफ्टर सम टाइम। ठीक है, हो सकता है वो 3 महीना हो, 6 महीना हो, साल भर हो, इसके बाद आपको एक नोटिस आएगा कि भैया ये जो ट्रेडमार्क आप यूज़ कर रहे हो किस बेसिस पे यूज़ कर रहे हो। ठीक है, ये नेम तो आपको मिला नहीं था, बिकॉज कंपनियां ट्रेडमार्क के लिए ना स्पेसिफिक एजेंसीज को हायर करती, जैसे हम लोग क्या करते हैं ट्रेडमार्क का काम करते हैं। ठीक है, तो जो कंपनियों का हम लोग ट्रेडमार्क देखते हैं ना, उनका पूरा ट्रेडमार्क हमारे कंट्रोल में, कि हमको हमेशा मॉनिटर करते रहना है कि भैया अगर कोई बंदा उस ट्रेडमार्क को यूज़ कर रहा है किसी भी प्लेटफॉर्म पे, विल फाइल अ सूट अगेंस्ट देम, कि भैया आप किस बेसिस पे इस ट्रेडमार्क यूज़ कर रहे हो, तो हमारा है, उन कंपनी का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने का जिम्मेदारी मेरा है। तो अगर मान लो किसी भी तरीके से मैंने दिखा रहे ये ट्रेडमार्क का ऑलरेडी कंपनी कहाँ से आ गया, मैं नोटिस भेज दूंगा आरओसी की भाई मेरा कंपनी ये है, ये कंपनी कैसे आपने अलाउ कर दिया।
आरओसी बोलेगा आपने तो एनओसी दिया था, मैंने बोला मैंने तो कोई एनओसी दिया नहीं है, फॉर्ज डॉक्यूमेंट है। अब आरओसी आपको नोटिस भेजेगा और बुलाएगा कि भैया आप बताओ फॉर्जरी चिटिंगबाजी क्यों की हो। आपको 2 या 3 महीने का टाइम देता है कि नाम चेंज करो। पहला नाम आप चेंज करोगे, दूसरा नेम चेंज करने के बाद अगर नहीं चेंज करते हो तो स्ट्राइक ऑफ कर देगा कंपनी। अब आप खुद सोचो, आप जिस बंदे को बोलोगे कि भैया मेरा फॉर्जरी करके या फिर जो भी घटिया काम करके आप मेरे को नेम दो, ये स्पेसिफिकली ट्रेडमार्क और एग्जिस्टिंग कंपनियों में होता है, ठीक है। ट्रेडमार्क का तो मैं कभी नहीं बोलता कि करो, ठीक है। जेनरिक नाम है तो वो तो आपको मिल नहीं रहा, और ट्रेडमार्क से अगर कनेक्ट कर रहा है ना तो कभी मत करना फॉर्जरी वाला काम। आपको फिर नोटिस आया, आपको फिर वही आपने इतना खर्चा किया, वो बंदे ने आपको लूटा है ऑलरेडी, आप उसके बाद क्या होगा, आप क्या कर रहे हो, पैसा पे कर रहे हो और फिर 3 महीने बाद आपको नेम चेंज करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो स्ट्राइक ऑफ हो जाएगा, तो आपका पैसा भी बर्बाद होगा, आपका एफर्ट भी बर्बाद होगा, सब बर्बाद होता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अनडिजरेबल नेम्स के बारे में। द नेम शैल बी कंसिडर एज अनडिजरेबल। अब आपको स्पेसिफिकली ये नाम अनडिजरेबल मान लिया जाएगा अगर आपको ऐसा ऐसा कुछ नाम मिलता है तो। अब मान लो वो किसी एलएलपी के साथ भी मैच कर रहा है ना, तो भी मान लिया जाएगा वो एक एग्जिस्टिंग कंपनी। जैसा मिटाटिस मिटांडिस का मतलब होता है ना, जैसा कंपनियों के ऊपर प्रोविजन एप्लीकेबल था ना, वैसे ही एलएलपी के ऊपर भी प्रोविजन है। कोई ऑलरेडी एक एलएलपी बना के बैठा हुआ है और मैं एक कंपनी बना रहा हूँ सेम नेम से, नहीं मिलेगा मेरे को, ठीक है। अभी यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मान लो आप एक कंपनी बना रहे हो, ठीक है, और आप कंपनी बना रहे हो जिसका मेन काम है क्या है, फाइनेंसिंग का है, लीजिंग का है, चीट फंड का है, इन्वेस्टमेंट का है, सिक्योरिटीज का है, या फिर इनका किसी कॉम्बिनेशन से रिलेटेड कोई कंपनी खोल रहे हो। अगर ऐसा कोई भी आप कंपनी खोलना चाहते हो जिसमें ये सब एक्टिविटी कर रहे हो, लेकिन आप जो नाम सजेस्ट कर रहे हो ना उससे मैच नहीं कर रहा है, मतलब आप क्या कर रहे हो, आप कंपनी का नाम दे रहे हो कि हम कंपनी खोलना चाहते हैं संदीप कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, ठीक है, और मैं काम क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट में डाल रहा हूँ फाइनेंसिंग का। ये नाम नहीं मिलेगा, ये कंपनी मेरे को नहीं अलाउ करेगी, ये अलाउ नहीं होगा बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि मेरे नाम से ही पता चल रहा है कि भैया मैं तो बोल रहा हूँ कंस्ट्रक्शन और आप बोल रहे हो, ऑब्जेक्टिव डाल रहे हो फाइनेंस का। कंस्ट्रक्शन करोगे कि फाइनेंस करोगे, क्या पैसे के कंस्ट्रक्ट कर रहे हो क्या? तो दिस इज नॉट अलाउड, ठीक है, अनडिजरेबल हो जाएगा। वन मोर थिंग, अगर आप फॉरेन कंपनी ऑलरेडी है, मान लो फॉरेन में मेरी एक कंपनी है संदीप कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, ठीक है, एक दुबई की कंपनी है सपोज, मैं इंडिया में खोलना चाहता हूँ संदीप कंस्ट्रक्शन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, क्या ये नाम मेरे को मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि मेरी ऑलरेडी एक कंपनी वहाँ पे है और मैं उसके बेसिस पे इंडिया में एक अपनी होली एंड सब्सिडरी खोलना चाहता हूँ या फिर सब्सिडरी खोलना चाहता हूँ, तो मेरे को ये नेम अलाउ किया जाएगा। देखो लिखा गया प्रोवाइडेड फॉरेन कंपनी, अगर वो इनकॉर्पोरेट करिए सब्सिडरी, होली और नहीं बोला गया, सब्सिडरी भी अगर आप खोल कर रहे हो इंडिया में, तो भी आपको सिर्फ इंडिया इंडिया वर्ड यूज करके आपको ये नाम मिल सकता है, ठीक है। प्रोवाइडेड फॉर रूल शैल मिटाटिस मिटांडिस एप्लीकेबल हो रहा है। मिटाटिस मिटांडिस मतलब आपको ये इंश्योर करना होगा कि अगर मिटाटिस, यहाँ पे रूल 8 में स्पेसिफिकली बोल दे रहा है कि भैया अगर आपका ऑलरेडी कोई कंपनी है इंडिया में, ठीक है, सेम चीज के अंदर, तो मेरे को वो नाम नहीं मिलने वाला। ट्रेडमार्क है तो नाम नहीं मिलने वाला, ठीक है, भले मेरी दुबई में वो कंपनी हो, इंडिया में कोई और कंपनी हो, ट्रेडमार्क के साथ मैच करेगा, आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अब देखो मान लो कोई ये सब काम कर रहे हो, कोऑपरेटिव है, ट्रस्ट, एलएलपी, ये सब चीज़ का आप कर रहे हो कोई भी, ठीक है, तो इन दैट सिनेरियो अगर आपका सेक्शन 8 कंपनी है, आपका ऑब्जेक्ट आपके एक नाम से थोड़ा सा विजिबल होना चाहिए, दिखना चाहिए कि हाँ आप करना क्या चाहते हो, ठीक है, कंपनी खोल के। वन मोर एन इम्पॉर्टेंट थिंग, यहाँ देखो क्या बोला गया है। अगर मान लो कोई कंपनी है, ठीक है, और वो क्या हो गया, लिक्विडेशन में गया हुआ है। अब लिक्विडेशन एक अलग प्रोसेस होता है और आपका स्ट्राइक ऑफ एक अलग प्रोसेस होता है। अगर कंपनी को लिक्विडेट किया गया है, लिक्विडेशन में एक लिक्विडेटर अपॉइंट होता है, वो एसेट को लेता है, लाइबिलिटी को लेता है और उसको बेच देता है, ठीक है, सॉरी एसेट को बेच देता है, लाइबिलिटी का जो पैसा होता है उसको पे कर देता है, शेयर होल्डर वगैरह सब कुछ का पैसा पे करता है, फिर एनसीटी को बोलता है कि भाई सारा पैसा पे हो गया, अब इसको लिक्विडेट घोषित कर दो, ठीक है, वो बोलता है कि ठीक है डिजॉल्व कर देते हैं। तो लिक्विडेशन का प्रोसेस अलग होता है। लिक्विडेशन जिस दिन हो गया उसके 2 साल के बाद, लिक्विडेशन के 2 साल के बाद वो नेम अवेलेबल है, आप फिर से उस नेम से कंपनी बना सकते हैं, क्लियर। लेकिन अगर कंपनी स्ट्राइक ऑफ कर दी गई है तो आपको 20 साल वेट करना होगा जिस दिन से वो कंपनी स्ट्राइक ऑफ हो गया है।
अब बोलोगे कि सर ऐसा क्यों, लिक्विडेशन में 2 साल और स्ट्राइकअप में 20 साल? बिकॉज स्ट्राइकअप अगर कंपनी होती ना तो 20 साल का टाइम होता है उस कंपनी को रिवाइव करने के लिए। 20 साल के अंदर उस कंपनी को रिवाइव किया जा सकता है, लेकिन लिक्विडेशन के केस में आप रिवाइवल के लिए नहीं जा सकते। ठीक है, कंपनी लिक्विडेट किया, आपने अपना रनिंग बिजनेस को बंद किया, आप उसको क्यों रिवाइव कर पाओगे? तो स्ट्राइकअप के केस में 20 साल का टाइम होता है उसको रिवाइव करने के लिए, इसलिए आपको 20 साल का टाइम मिलता है कि भैया 20 साल तक वो नेम स्टक हो गया, वो नेम कोई नहीं यूज़ कर सकता। मान लो मेरी एक कंपनी है ABCD प्राइवेट लिमिटेड, इस ABCD प्राइवेट लिमिटेड को ROC ने स्ट्राइक ऑफ कर दिया। स्ट्राइक ऑफ करने के बाद अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि मेरे को पता नहीं था, स्ट्राइक ऑफ हो गया, 5-6 साल मेरा नीड टूटा और बोला अरे यार ये कंपनी तो मेरी थी और स्ट्राइक ऑफ कर दिया, अब क्या करूँ? एक काम करता हूँ, सेम नाम से एक और कंपनी बना लेता हूँ ताकि लोग को लगे कि वो कंपनी ऑलरेडी चल रही है। दिस इज़ नॉट अलाउड, आपको ये नाम मिलेगा ही नहीं। ABCD प्राइवेट लिमिटेड आप मिल ही नहीं सकता, आपको नेम चेंज करना पड़ेगा तभी मिलेगा। ठीक है, अब नेम चेंज करना पड़ेगा मतलब ABCD कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कर दिया, ABCD कुछ भी आपको चेंज करना पड़ेगा, लेकिन उससे अलग करना पड़ेगा, थोड़ा सा यूनिक करना पड़ेगा। आप बोलोगे कि सर उस कंपनी से अगर मैं NOC ले लूँ तो काम हो जाएगा क्या? आप NOC कैसे लोगे भैया, वो कंपनी ऑलरेडी मर चुकी है, स्ट्राइक ऑफ हो चुकी है कंपनी। स्ट्राइक ऑफ वाली कंपनी आपको बोर्ड रेजोल्यूशन कैसे दे सकती है? उसका तो बोर्ड ही डिसॉल्व हो चुका है, तो उसका बोर्ड रेजोल्यूशन का कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा, आपको वो नेम मिलेगा ही नहीं। मेरी कंपनी थी सर, मैं ही डायरेक्टर था सर, मैं ही शेयर होल्डर था सर, फिर भी नहीं मिलेगा। ठीक है, इस बात को एकदम दिमाग में रख लेना है कि आपकी कंपनी थी, आप उस कंपनी के भगवान नहीं थे। वो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, एक अलग पर्सन है वो। ठीक है, आप अलग पर्सन हो, आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी ही है वो। ठीक है, आपका बेटा, अगर एग्जांपल दो, मान लीजिए आपका एक बेटा है, आप अपने बेटा को कंट्रोल कर सकते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने बेटा को जो चाहे करवा सकते हो। ठीक है, उसका भी अपना थॉट है, उसका भी अपना राइट है, उसका भी हर चीज़ अपना है। आप उसको मतलब अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन उसको एकदम जैसा आप चाहो वैसा करवा रहे हो, लास्ट में वो भटक गया तो नहीं कंट्रोल कर पाओगे, जो प्रैक्टिकल थिंग है ना। तो वैसे ही एक कंपनी भी क्या होता है भैया, एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, वो कंपनी के खुद के कुछ राइट्स हैं, आप उसमें खोचाबाजी नहीं कर पाओगे। अगर आप उसमें खोचाबाजी करने जाओगे तो काम अटक जाएगा। ठीक है, वो अलाउड ही नहीं होगा। आगे बढ़िए। अब देखो, मान लो कोई एक LLP है, वो भी अगर लिक्विडेशन में चला गया तो 5 साल तक, ठीक है, आपको 5 साल के बाद ही फिर वो नाम मिल जाएगा, अगेन आपको वापस चाहिए तो। स्ट्राइक ऑफ हो रहा है तो 5 साल के बाद आपको मिल जाएगा। ठीक है, नाउ द प्रपोज नेम इंक्लूड, मान लो इंश्योरेंस यूज करो, बैंक, स्टॉक्स एक्सचेंज, वेंचर कैपिटल, एसेट मैनेजमेंट, निधि, म्यूचुअल फंड, ETC, ये सब चीज़ का नाम यूज करना चाहते हो सर, अनलेस द डिक्लेरेशन फॉर सबमिटेड बाई द, अगर ये सब यूज़ करना चाहते हो तो आपको RBI का अप्रूवल लगेगा, या तो आपको IRDA, इंश्योरेंस यूज़ करो तो IRDA से अप्रूवल, बैंक यूज़ करना है तो RBI से अप्रूवल, स्टॉक एक्सचेंज यूज़ करना है तो SEBI का अप्रूवल। ठीक है, वेंचर कैपिटल, एसेट मैनेजमेंट, जो भी आपका स्पेसिफिक बिजनेस है उससे रिलेटेड जो भी आपका रेगुलेटर है उससे आपको अप्रूवल चाहिए, तभी आपको मिलेगा। किसी अगर स्टेट का नाम यूज़ करें, मान लो मैं यूज़ कर रहा हूँ वेस्ट बंगाल, ठीक है, मैं क्या बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ संदीप वेस्ट बंगाल प्राइवेट लिमिटेड, तो वेस्ट बंगाल यूज़ करूंगा ना तो मेरे को स्टेट गवर्नमेंट का अप्रूवल लगेगा। मान लो मैं, देखो यहाँ पे दिया द प्रपोज नेम कैरिंग कंट्री, स्टेट, सिटी सच एज एशिया लिमिटेड, जर्मनी लिमिटेड, ये सब यूज़, मैसोर लिमिटेड, ये सब नाम अगर हम यूज़ करो तो हमको अप्रूवल चाहिए होगा। ठीक है, बिना उसके नहीं होगा। अब मान लो कॉमनली यूज वर्ड अगर आप यूज करो, जैसे जेनरिक एक्सप्रेशन वर्ड यूज कर रहे हो, इन दैट सिनेरियो आपको वो नेम नहीं मिल सकता है। जेनरिक यूज मतलब सर, जेनरिक यूज मतलब मैं बोल दिया कि चलना यार घूमते हैं प्राइवेट लिमिटेड, नहीं मिलेगा। ठीक है, ओ भाई साहब प्राइवेट लिमिटेड, नहीं मिलेगा। ठीक है, बहुत जेनरिक नेम है। ठीक है, या फिर मैंने बोल दिया कि मेरा घर प्राइवेट लिमिटेड, नहीं मिलेगा। अपना घर प्राइवेट लिमिटेड, नहीं मिलेगा। ठीक है, ये सब चीज़ मिलेगा ही नहीं, जेनरिक मान लेगा वो। और इसमें ना, इसमें डिस्कशन पावर होता है कि भैया जो CRC का बंदा है उसके ऊपर पावर है कि वो जो सोच रहा है वो अपनी थॉट को, अपने थॉट प्रोसेस के बेसिस पे वो आपको नहीं देगा या नहीं देगा। आप फोर्स नहीं कर सकते हो, क्यों नहीं दोगे सर, नहीं देगा वो। ठीक है, अभी देखो इलस्ट्रेशन बहुत सारा दिया गया, सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड एंड मैन्युफैक्चरर सिल्क लिमिटेड आर डिसेप्टिव। ठीक है, ये भी आपका सेम मान लिया जाएगा। कंप्यूटर वर्ल्ड्स लिमिटेड, फूड स्टार लिमिटेड, अब ये देखो पूरा अलग अलग है ना, डू नॉट मेनली कंसिस्ट कॉमन यूज वर्ड, ये कॉमन नहीं माना जाएगा। तो ऐसे करके बहुत सारे एग्जांपल्स दिया हुआ है, अभी मेरे को जो दिखाना है वो मैं दिखाता हूँ। नाउ 8B वर्ड एक्सप्रेशन, मान लो अगर आप इसमें से
वो कोई यूज़ करना चाहते हो तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए। जैसे मान लो बोर्ड यूज़ करना चाहता हूँ, कमीशन, अथॉरिटी, अंडरटेकिंग, नेशनल, यूनियन, सेंट्रल, फेडरल, रिपब्लिक, प्रेसिडेंस, राष्ट्रपति, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, खादी, अगर ये सब चीज़ हम यूज़ करना चाहते हैं, देखो फिनांस, म्युनिसिपल, पंचायत, डेवलपमेंट अथॉरिटी, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर, नेशनल, फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन, डेवलपमेंट स्कीम, स्टेटस जो भी है, स्टैट्यूटरी, कोर्ट, गवर्नर, ये सब चीज़, ब्यूरो, अगर हम यूज़ करना चाहते हैं, द यूज़ ऑफ द वर्ड स्कीम, नेम ऑफ द गवर्नमेंट, स्टेट, इंडिया, देख वर्ड यूज मिल रहा है, इंडिया, भारत, एनी गवर्नमेंट अथॉरिटी, अगर मान लो हम ये सब वर्ड यूज़ करना चाहते हो तो मेरे को सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेके आना होगा, उसके बाद ही मैं इस नेम को ले सकता हूँ, अदरवाइज मेरे को ये नेम नहीं मिलेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हमारा नेम नियरली टू रिजेंबल। ठीक है, आज का जो तारीख है वो है 1 जनवरी 2024। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, इस वीडियो के अंदर मैंने नेम को कैसे आइडेंटिफाई करना है ये बता दिया अब तक, कि भैया अगर ये सब चीज़ रहे तो आपको नेम नहीं मिलेगा, ऐसा ऐसा गलती करते हो तो आपको नेम नहीं मिलेगा, और मिलने के चांसेस कब होंगे ये आप प्रिडिक्ट कर पाओगे, गारंटी तो कोई नहीं दे सकता है सर। दिस इज़ इम्पॉसिबल कि आप किसी और इंसान के जजमेंट को आप बता रहे हो। हाँ, अनलेस आप ब्रेन रीडिंग देख कर सकते हो और वो सामने बंदा बैठा हो, पता नहीं वो लोग कैसे करते हैं, बट अगर आप कर सकते हो तो अलग चीज़ है, अदरवाइज नहीं कर सकते आप ये चीज़। ठीक है, अब मैं आपको सॉल्यूशन देता हूँ। ठीक है, ये PDF में अटैच कर दूंगा, डोंट वरी। अब मान लो मेरे को एक कंपनी बनानी है, क्या रखूँ कंपनी का नाम, जैसे ग्रो। एक काम करता हूँ, ग्रो का ऐप है ना मेरे पास, क्या है मेरा ग्रो, राइट। ये जो ग्रो आप अगर आपके पास है ना, बहुत नाम सुना होगा अपने शेयर मार्केट के लिए, बहुत लोग यूज़ करें आजकल, है ना। तो पॉइंट इज कि सर जो ग्रो आप यूज़ करते हो उसका कंपनी का नाम क्या है, आप ये बताओ। ग्रो जो हम लोग यूज़ करते हैं उसके कंपनी का नाम क्या है, उसके कंपनी का नेम रहता है नेक्स्ट बिलियन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। अब तुम बताओ, नेक्स्ट बिलियन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, ये उस कंपनी का नाम है। ठीक है, कंपनी का नाम क्या है, नेक्स्ट बिलियन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। और कंपनी का ब्रांड का जो कंपनी यूज़ करती है, जो प्रोडक्ट उन्होंने बनाया वो क्या बनाया है, ग्रो। अब देखो, अगर मैं आज को बोलूँ कि मेरे को ग्रो कंपनी बोलती, मान लो कि भैया मेरे को ग्रो प्राइवेट लिमिटेड चाहिए, तो क्या ये इस कंपनी को मिलता? आंसर इज नो, नॉट एट ऑल, इम्पॉसिबल हो जाता है। ये नेम ग्रो इज़ अ जेनरिक नेम, और मेरे को लगता है कि कंपनी ने ट्राई किया भी होगा कि मेरे को ग्रो प्राइवेट लिमिटेड चाहिए, मिला नहीं होगा। ठीक है, अब इतनी बड़ी कंपनी को जब नाम नहीं मिला तो आप सोचो छोटी मोटी लोग कंपनी को कहाँ से मिलने वाला। ग्रो प्राइवेट लिमिटेड इसको नहीं मिला, इट्स अ ब्रोकर फर्म, आई थिंक आपको पता होगा, नेक्स्ट बिलियन टेक्नोलॉजी इनकी कंपनी का नाम है। तो अब ये क्या करते हैं, ये लोग क्या किया कि भाई ये नाम नहीं मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग एक नई कंपनी बनाएंगे, नेक्स्ट बिलियन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। इन्होंने कंपनी खोल दी, इस कंपनी का प्रोडक्ट बना दिया कि भैया हमारा जो प्रोडक्ट है वो है हमारा ग्रो। ग्रो पे ट्रेडमार्क ले लिया इन्होंने, सिंपल। तो आप भी ये कर सकते हो, कोई और नेम से कंपनी फॉर्म कर सकते हो, एंड देन आप क्या करोगे, जो नाम आपको पसंद है उस नेम का आप ट्रेडमार्क लेके बिजनेस कर सकते हो, सिंपल। अगर आपको बुलेट बाइक के बारे में पता है कि बुलेट एक बाइक है, पता है ना, रॉयल एनफील्ड, उसका एग्जैक्ट जो कंपनी का ओरिजिनल नेम है उसका नाम क्या है, ईचर मोटर्स है वो, राइट। बुलेट्स वगैरह सब कुछ वो लोग मैन्युफैक्चरिंग करता है वो लोग। तो कंपनियां क्या करती है ना कि जब उनको वो नेम नहीं मिल सकता है तो वो नाम कुछ और ले लेती है, एंड फिर उस ट्रेडमार्क, उस जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट यूज़ करना है प्रोडक्ट का नाम अलग करती है। पूरा ब्रांडिंग प्रोडक्ट का करेंगे, और प्रोडक्ट कौन होल्ड करके बैठा है, कंपनी बैठा है। अब इसका बेनिफिट समझो, अगर मेरे किसी प्रोडक्ट का ब्रांड वैल्यू बढ़ रहा है, उस प्रोडक्ट का वैल्यू बढ़ रहा है, इसका मतलब मेरी कंपनी का नहीं, कंपनी का तो बढ़ रहा है औकात, वो तो अलग चीज़ है, एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट है जिसका इज्जत बढ़ गया है, इस प्रोडक्ट को मैं किसी को भी सेल कर सकता हूँ। मैं पूरी कंपनी नहीं सेल करूंगा, समझो बात को, मैं पूरी कंपनी बचा के रखूंगा, मैं सिर्फ इस प्रोडक्ट को, इस प्रोडक्ट के नाम को बेच सकता हूँ, किसी और को यूज़ करने के लिए दे सकता हूँ और उससे पैसे कमा सकता हूँ। दिस इज व्हाट कॉल्ड बिजनेस में आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से पैसे कमा सकते हो। आप अपने कंपनी के एक स्पेसिफिक, अब ग्रो वर्ड को इन्होंने प्रमोट किया, ग्रो वर्ड को इन्होंने बड़ा ब्रांड बना लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट बिलियन टेक्नोलॉजीज के पास एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ग्रो नाम की है, मान लो कल को एक प्रो बोलकर एक और सॉफ्टवेयर लेके आ जाते हैं और प्रो भी बहुत अच्छा काम कर जाता है, प्रो भी बहुत अच्छा ग्रो मतलब बढ़ गया। अब इन दैट सिनेरियो कंपनी के पास दो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आ जाती है, एक ग्रो एक प्रो।
मान लो कल को इसके पास पैसे की कमी, इसने क्या किया, ग्रो को बेच दिया, अब ये अपना प्रो को यूज़ करके कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन व्हाट इफ कंपनी का नाम ही ग्रो प्राइवेट लिमिटेड होता, तो कंपनी इस ब्रांड को बेच ही नहीं पाती, क्योंकि ये बंदा ये खुद ही इसके पास है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड, आप अपना बिजनेस को प्लान कर सकते हो, स्ट्रक्चर कर सकते हो कि मेरे को ये नेम चाहिए, नहीं मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कोई और नेम ले लेता हूँ और क्या करता हूँ, एक अलग नेम का ब्रांड बना लेता हूँ कि मेरी कंपनी ये रहेगी, इसका ब्रांड ये है, मेरे को प्रमोट अपने ब्रांड को करना है, हर चीज़ में अपना ब्रांड को करना है। मैं वेबसाइट बनाऊंगा अपने ब्रांड के नाम पे, सर कंपनी के नाम पे नहीं बनाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपनी वेबसाइट जो भी है हर जगह पे मैं ब्रांड डालूंगा। क्लियर? और क्या डालूंगा, ब्रांड डाल के, और जो कंपनी का ओरिजिनल नेम है उसको अपने पास रखूंगा कि भाई कंपनी ये है, उसके पास एक ब्रांड है। अब कंपनी जब भी आप ओपन करने जाओ ना, तो मेक श्योर करो, पहला चीज़ आप चेक करो, सोशल मीडिया सबसे इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है, मान लीजिए सोशल मीडिया पे ऑलरेडी कंपनियां हैं, ठीक है, कंपनी बोलो, सोशल मीडिया पे ऑलरेडी बहुत सारे अकाउंट्स है। अब किसी अकाउंट के ऊपर ऑलरेडी मान लो 2 मिलियन सब्सक्राइबर पड़े हुए हैं, ठीक है, यूट्यूब वीडियो हो गया, कोई फेसबुक पेज है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर पड़ा हुआ है। अब मान लो अगर तुम उस स्पेसिफिक नेम को लेकर उसको ब्रांड बना के तुम ग्रो करने जाओगे, कभी भी तुम्हारा बढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास है। ठीक है, हो सकता है उसने ट्रेडमार्क ले लिया हो, या फिर जो भी सिचुएशन हो, अब वो नेम आपको तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा इन फ्यूचर। तो वो आप क्या करो, सबसे पहले आप सोशल मीडिया चेक कर लो कि क्या आपको नेम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है कि नहीं। आपको बहुत सारा ऑनलाइन साइट मिल जाएगा, जैसे मैं दिखाऊं तो नेम ABAILABLN, देखो सोशल मीडिया पे नेम अवेलेबिलिटी चेक करने का, नेम चेक करके बहुत सारा कुछ ऑप्शन आता है। ऐसे आप थोड़ा सा रिसर्च करोगे, मैं उतना एक्सपर्ट तो नहीं हूँ। अब देखो यहाँ पे मैं मान देता हूँ कुमार करके सर्च कर लिया, पता नहीं किसका नाम होगा। अब देखो ये सारा साइट पे जाके चेक करेगा कि ये kumar.com, ये तो तुम्हारा ये हो गया, क्या बोलते हैं, वेबसाइट अवेलेबल है कि नहीं, देखो वर्डप्रेस क्या क्या अवेलेबल है, क्या क्या नहीं, ये सारा चेक करके बता देगा kumar.com अवेलेबल है कि नहीं, एन एग्जाम्पल। तो ये तरीके आप यूज़ कर सकते हो कि भैया अवेलेबिलिटी चेक करने के लिए कि मेरे को वो नेम अगर मैं यूज़ करता भी हूँ, तो क्या वो नेम सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, क्या उस नेम पे कोई ट्रेडमार्क है। ट्रेडमार्क रहा तो कोई नहीं, कुछ नहीं कर सकते हो आप, उसने वो ऑलरेडी सोशल मीडिया पे रहा तो भी आपका कहीं ना कहीं रेपुटेशन डाउन करेगा ही, एग्जिस्टिंग कंपनी है तो भी नहीं मिलने वाला। तो इन सभी के बाद आपको अगर जो छोटू मोटू जो कॉम्बिनेशन आपका बनता है ना, वो नेम आप यूज़ कर पाओगे। ठीक है, देखो जहाँ पे मीटअप पे अवेलेबल है, यहाँ पे अवेलेबल है, जहाँ जहाँ अवेलेबल है वहाँ वहाँ ये शो करेगा। ठीक है, मैं और कुछ देख लेता हूँ। ये क्या है, फेसबुक वगैरह पे अवेलेबल है कि नहीं, टर्न ऑफ, हाँ एड ब्लॉकर है मेरे पास। संदीप, ठीक है, चेक नाउ। तो ये सभी आपको सोशल मीडिया पे, देखो सोशल मीडिया पे अवेलेबल नहीं है, फेसबुक पे अवेलेबल नहीं है, यूट्यूब पे अवेलेबल है ये नेम। तो इस तरीके से आप चेक कर पाओगे कि भैया सोशल मीडिया पे अवेलेबल है कि नहीं वो नेम। ठीक है, डोमेन वगैरह भी चेक कर सकते हो, यूट्यूब पे भी चेक कर रहा है ये, तो ऐसे करके आप चेक कर पाओगे। तो मेक श्योर आप नेक्स्ट टाइम जब भी नेम का प्लान कर रहे हो कि कंपनी हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, कंपनी बनाएंगे, कंपनी को चलाएंगे, तो एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ स्टार्ट करिए। अपने ब्रांड वैल्यू के बारे में ध्यान से रखिए कि आपको क्या प्रोडक्ट बनाना है, उस प्रोडक्ट का ब्रांडिंग कैसे करना है, आपकी कंपनी क्या होगी, कंपनी का ब्रांडिंग कैसे करोगे, क्या आप कंपनी के नेम पे ही ब्रांडिंग करना चाहते हो, या कंपनी का नेम आपको कुछ और चलेगा और ब्रांड किसी और का नेम बनाने से भी चलेगा, और ब्रांड अलग अलग बनाओगे तो ढेर सारा ब्रांड यूज़ कर सकते हो। तो ये सारे कॉम्बिनेशन आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाने हैं, और फिर सोच के आपको बिजनेस का फाइनल डिसीजन लेना है कि अब मेरे को ये करना है। क्योंकि अगर आप नेम गलत ले लेते हो और उसको आप चेंज करने जाते हो, तो उसको नेम को चेंज करने में भी 5 से 7 हज़ार का खर्चा आ जाता है ऑन एन एवरेज बेसिस पे मैं बोलूँ तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप अभी आज कंपनी बनाए कल बोले कल को चेंज कर दो, ऐसे चेंज नहीं होता है। राइट क्लिक करके चेंज कोई नहीं कर सकता है, इसको चेंज करने के लिए फिर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा, आपको बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना है, आपको अप्रूवल लेना होगा, फिर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना, बहुत प्रोसेस है, सारा प्रोसेस कंप्लाई होगा तभी नेम चेंज होगा, और वो भी 2 से 3 महीने का प्रोसेस होता है नेम चेंज होने में। सो मेक श्योर आप जो डिसीजन ले रहे हो परफेक्ट लेते हो। ठीक है, ऑलरेडी 40 मिनट का वीडियो हो चुका है नेम चेंज के ऊपर। आई थिंक आपका सारा डाउट क्लियर कर दिया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर जिंदाबाद है, सभी के पास है। आई थिंक आपके लिए भी नहीं, यहाँ लिखूंगा नहीं, डिस्क्रिप्शन में डाल के रखा हूँ मैं। ठीक है, वहाँ से आप व्हाट्सअप कर सकते हो।
कॉल शायद प्रीफर ना करूँ, व्हाट्सअप आप जब भी करोगे मैं रिस्पॉन्स करता हूँ, ठीक है। आप कमेंट कर दो बेझिझक, मैं रिप्लाई करता हूँ। बहुत सारे कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाया था लास्ट ईयर 2023 में दिसंबर में, बट नवंबर के आसपास, नवंबर में नहीं कर पाया, दिसंबर में मैंने सारे ही किया है। जनवरी के बाद से मैं सारे ही कमेंट का रिस्पॉन्स करूँगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।